दोस्तों यूक्रेन और रशिया का लड़ाई एक तरीके से 70 दिन गुजरने के बाद चरम पे पहुंच चुका है। रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर हमले जहां पे बढ़ा दिया गया है तो वहीं पे अब रशिया की तरफ से यूक्रेन को समर्थन देने वाले देशों को खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया लगभग उन सभी देशों को धमका चुका है जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूक्रेन के ये लड़ाई जीतने के लिए रशिया की तरफ से काफी अधिक बेचैनी भी दिखाया जा रहा है और रशिया अपने लगभग हर एक नया और आधुनिक हथियारों को इस लड़ाई के क्षेत्र में आजमा चुका है। और दोस्तों अब कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अब रशिया के स्टेल्थ सुपर बॉम्बर PAK-DA का उपेक्षा है ताकि ये लड़ाई को अंजाम देने में मददगार हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुतिन के सुपर वेपन स्टेल्थ बॉम्बर PAK-DA के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से अब व्लादिमीर पुतिन इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए डेस्परेट हो चुके हैं। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों फिलहाल अगर रशिया के बेड़े को देखा जाए तो उसके पास ऐसा कोई भी स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है जो अमेरिका के B-2 या फिर कहे तो अपकमिंग B-21 बॉम्बरों का मुकाबला कर सके। हालांकि रशिया की तरफ से इस तरीके के बॉम्बर के डेवलपमेंट के बारे में कई साल पहले ही खुलासा किया गया था, लेकिन अब तक रशिया की तरफ से ये बताना पॉसिबल नहीं हो पाया कि ये बॉम्बरों के काम कितने हद तक चला है और तय समय पे ये बॉम्बर तैयार होगा कि नहीं। दूसरी तरफ अगर रशिया और यूक्रेन के इस लड़ाई को देखा जाए तो इस दरमियान कई तरीके के ऐसे बयान आ चुका है जिसके बाद फिर से इन बॉम्बरों का चर्चा काफी अधिक बढ़ चुका है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन बॉम्बरों को लेकर काफी अधिक डेस्परेट है और जल्द से जल्द इन बॉम्बरों को सर्विस में लाना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों खाली इस लड़ाई के लिए ही पुतिन को स्टेल्थ बॉम्बरों का आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो ऐसे बॉम्बरों के मामले में रशिया काफी बिछड़ चुका है। अमेरिका के पास B-2 और B-21 जैसे बॉम्बर है जबकि चाइना H-20 जैसे बॉम्बरों का निर्माण कर रहा है। ऐसे में अगर रशिया की तरफ से तेज रफ्तार से अपने स्टेल्थ बॉम्बरों के डेवलपमेंट नहीं किया जाता है तो रशिया इस मामले में अमेरिका और चाइना दोनों देशों से ही बिछड़ जाएगा। हालांकि इस बॉम्बर के ऊपर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसके बारे में तो खुलासा कई साल पहले ही किया जा चुका है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। आखिरी बार जब इस बॉम्बरों को लेके कोई रिपोर्ट पब्लिश हुआ था तब ये जानकारी मिला था कि ये असल में एक फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट के स्टेल्थ बॉम्बर होगा जो कि बॉम्ब, हाइपरसोनिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता रख पाएगा। दूसरी तरफ पिछली बार जब इसके एक फुल स्केल मॉकअप डिजाइन को सामने लाया गया था तब ये संपूर्ण रूप से लकड़ी से बना हुआ था। इस वजह से एक्सपर्ट ये भी सही ढंग से नहीं कह पा रहे हैं कि असल में इस बॉम्बर के ऊपर काम शुरू हुआ है कि केवल मात्र इसे कॉन्सेप्ट के तहत ही पब्लिक के सामने लाया गया था। तो रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये अपने आप में खाली मिसाइल और बॉम्ब्स को कैरी करने का लायक ही नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा यह स्टेल्थ ड्रोनों को भी कैरी कर सकेगा। और दोस्तों इस वजह से भी एक संभावना ये है कि शायद अब तक रशिया की तरफ से इन बॉम्बरों के ऊपर काम नहीं शुरू किया गया, क्योंकि रशिया ना ही अब तक ऐसे स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकलों को संपूर्ण रूप से तैयार करने में सफलता हासिल किया है और ना ही रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि आप कह सके कि कम से कम समय में रशिया ये बना लेगा। हालांकि रशिया के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट करने का जो इतिहास है वो काफी खराब रहा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया की तरफ से अपने सुखोई Su-57 मतलब पहला स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए कम से कम 2 दशक का समय लगा और ऊपर से अभी तक भी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये संपूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी फिलहाल भी रशिया की तरफ से तैयार किया जा रहा है और रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही इसके अपग्रेडेड वर्जन मतलब फुल्ली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रशिया दुनिया के सामने लाएगा। हालांकि जिन एयरक्राफ्टों को हड़बड़ी में रशियन एयरफोर्स में शामिल किया गया उन एयरक्राफ्टों को लेके रशियन एयरफोर्स भी खुश नहीं है और रिपोर्ट के मुताबिक ये उतना अधिक स्टेल्थी भी नहीं है। दोस्तों रशिया के ये PAK-DA स्टेल्थ बॉम्बरों को अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है प्रोस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन और इन एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से रशियन बेड़े के Tu-94 स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों को रिप्लेस करने के लिए तैयार किया जा रहा है। साल 2020 के एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया था कि रशिया के ये जो बॉम्बर है इसका प्रोटोटाइप अप्रैल 2023 तक तैयार कर लिया जाएगा और इसके जो प्राइमरी टेस्ट है वो साल 2023 में ही शुरू किया जाएगा, जबकि फरवरी 2026 से इसका स्टेट टेस्ट शुरू किया जाएगा। एयरक्राफ्टों को लेके ये भी रशिया का दावा है कि साल 2027 तक इसके प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा ताकि रशिया अपने बॉम्बर बेड़े के करंट एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करके अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर सके। फिलहाल दोस्तों एयरक्राफ्टों के टेक्निकल डिटेल इतना अधिक पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मीडिया में दावा किया जा रहा है कि PAK-DA बॉम्बर असल में सबसोनिक रफ्तार वाला बॉम्बर होगा, मतलब ये Tu-22 या फिर Tu-160 बॉम्बरों के जैसे सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ान नहीं भर सकेगा। ऊपर से इसका ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर दावा किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बॉम्बर है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से उड़ान भर के दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके ये बॉम्बिंग कर सकेगा। हालांकि इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ये 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकेगा और इसके पास करीबन 30 टन के कन्वेंशनल और परमाणु पेलोड को कैरी करने का क्षमता होगा। एयरक्राफ्ट को फ्लाई
फ्लाई करने के लिए कम से कम 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होगा, जिनमें पायलट, को पायलट, इंजीनियर और शायद बॉम्ब ऑपरेटर हो सकते हैं। दोस्तों वैसे तो रशिया अपने बेड़े के लिए स्टेल्थ बॉम्बरों को साल 2009 से ही बनाना चाहता था, पर असल में अगर PAK-DA बॉम्बरों के ऊपर काम शुरू हुआ है तो वो साल 2013 से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में PAK-DA बॉम्बर को एक सबसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट के रूप में अप्रूवल किया गया और इसे एक फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट के तहत भी बनाने का जिक्र किया गया। मतलब ये B-2 जैसे ही एक बॉम्बर होगा। दोस्तों फ्लाइंग विंग का मतलब ये होता है कि इसमें कोई अलग से फ्यूसलाज और विंग नहीं होता है, दोनों को अटैच नहीं किया जाता है, बल्कि दोनों ही एकत्रित रूप में कॉम्बाइन रहता है। हालांकि उस दरमियान ये भी दावा किया गया कि इन बॉम्बरों को साल 2040 तक ही तैयार करना संभव है। साल 2013 के मध्य में यह भी जानकारी दिया गया कि इन बॉम्बरों के द्वारा प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के साथ साथ हाइपरसोनिक हथियारों को भी कैरी किया जाएगा, जबकि साल 2013 के अंत होते होते इसके ऊपर फुल स्पीड में काम करने का इरादा जताया गया और यह भी बताया गया कि इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फुल स्केल में किया जाए ताकि साल 2014 से इसके ऊपर तेज रफ्तार में काम करना संभव हो पाए। साल 2014 में ही एयरक्राफ्टों को लेके फाइनेंस के ऊपर भी चर्चा हुआ और ये भी जानकारी दिया गया है कि शायद इस प्रोजेक्ट में चाइना के इन्वॉल्वमेंट भी लिया जाएगा, मतलब एक तरीके से चाइना को भी शायद इसमें शामिल किया जाए। अप्रैल 2014 में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि टुबुलिप डिजाइन ब्यूरो PAK-DA के डिजाइन को फाइनलाइज कर चुका है और अब इसे इमिनिएंट फेज में, मतलब डिजाइन को कंप्लीट और कंस्ट्रक्शन और प्रोटोटाइप का शुरुआत किया जाएगा। हालांकि इसके बाद एक तरीके से इन बॉम्बरों के डेवलपमेंट का कोई जानकारी पब्लिक नहीं आया और करीबन 2 साल के बाद मार्च 2017 में जानकारी दिया गया कि इसके फुल स्केल मॉडल के साथ साथ मॉकअप मॉडल को भी तैयार किया जाएगा। जुलाई 2018 में यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की तरफ से टुबुलिप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिसके अंतर्गत PAK-DA के लिए इंजनों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि इससे पहले जानकारी दिया गया था कि इसमें NK-32 टायर 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मॉडर्नाइज Tu-160M2 बॉम्बरों में इस्तेमाल हो रहा है, पर बाद में इस इरादे को दरकिनार करते हुए एक तरीके से 8 बिलियन रूबल का भी अनाउंसमेंट किया गया, जो कि इंजनों के डेवलपमेंट में खर्चा किया जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक यही इंजन है जो इन एयरक्राफ्टों को लगातार 30 घंटे तक फ्लाई करने का क्षमता देगा। इवन ये भी बताया गया कि ये जो इंजन है इसके सर्विस लाइफ करीबन 12 से 21 साल के अंदर होगा, मतलब ये लंबे समय तक एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सकेगा। हालांकि उस दरमियान एक्सपर्टों की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इंजन जो है वो साल 2020 तक तैयार हो जाएगा और साल 2021 के अंत तक इसके संपूर्ण टेस्ट भी कर लिया जाएगा। 2019 में एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर सबसे बड़ा काम हुआ और वो है एयरक्राफ्टों के डिजाइन और अन्य चीजों को डॉक्यूमेंट करना। और दोस्तों इसके बाद मई 2020 में रशिया के तास न्यूज की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया कि रशिया के द्वारा PAK-DA के प्रोटोटाइप को निर्माण करना शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसके प्रोटोटाइपों के काम साल 2023 के स्टार्टिंग के कुछ महीनों के अंदर संपूर्ण हो जाएगा। हालांकि इंजनों के डेवलपमेंट थोड़ा डिले हुआ, लेकिन दिसंबर 2020 में यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की तरफ से जानकारी दिया गया कि इसके जो इंजन के प्रोटोटाइप है वो अपने फाइनल स्टेज में है और इसके टेस्ट 2021 में शुरू होगा। नया इंजन को लेकर यह भी बताया गया है कि संपूर्ण डिजिटल इंजन होगा और इसे काफी तेज रफ्तार से मैन्युफैक्चर भी किया जा सकेगा। हालांकि इसके बाद ये भी रिपोर्ट आया कि एयरक्राफ्टों के कई सारे कंपोनेंटों को अलग अलग एयरक्राफ्टों में टेस्ट किया जा रहा है ताकि वैलिडेशन के साथ संपूर्ण प्रोटोटाइप को एक बार में बनाया जा सके। और दोस्तों एयरक्राफ्टों को लेकर सबसे आखिर जो अपडेट आया वो असल में नवंबर 2021 का है, जहां पे ये दावा किया गया कि PAK-DA के जो पहला प्रोटोटाइप है वो अपने असेंबली के फाइनल स्टेज में है और इसका ग्राउंड टेस्ट साल 2022 मतलब इसी साल शुरू होगा, जबकि इसके फ्लाइट टेस्ट को साल 2024 या फिर साल 2025 के शुरुआती समय में अंजाम दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।